अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा नाम अरसलान है और मैं इंडिया से हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और जो कहानी आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ है। एक ऐसी रात है जो मैं कभी भूल नहीं सका। एक ऐसी रात जो मुझे हर रात के सफ़र पर याद आती है। मैं उस दिन कर्नाटका से शिपमेंट लेके महाराष्ट्र जा रहा था। रात का टाइम था, रोड बिल्कुल सुनसान था। पिछले 12 साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ और अकेले सफ़र करने की आदत सी हो गई थी। पर उस रात जो हुआ उसके बाद मैं अकेले सफ़र करने से अवॉइड करता हूँ ज़रा। मुझे एक हाईवे क्रॉस करना था जो एक बड़े जंगल से गुज़रता है। ये रास्ते के बारे में काफ़ी सुना था कि यहाँ अक्सर अजीब हादसे होते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि रात के टाइम यहाँ रुकना नहीं चाहिए। पर ड्राइवर लोगों का क्या है, हमें ये ऐसे रास्तों की कहानियों को अवॉइड करना होता है, नज़रअंदाज करना होता है ताकि हम अपनी डिलीवरी टाइम पे दे सकें। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। रोड पे एक भी गाड़ी नहीं थी, बस मैं और मेरा ट्रक। गाना चल रहा था और सिगरेट का धुआं ट्रक के कैबिन में भर रहा था। तभी अचानक ट्रक एक झटके से रुक गया। इंजन बंद हो गया। मैंने इग्निशन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की पर ट्रक ने चलने से इनकार कर दिया। और जैसे डीजल भी फुल था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं थी। फिर अचानक ये ट्रक रुकने का मतलब क्या था? मैंने ट्रक से उतर के बोनट चेक किया, सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी मुझे एक अजीब सी महक आई, जैसे सड़े हुए गोश्त की। मेरी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था और हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और आसपास देखा पर सिर्फ जंगल और अंधेरा था। मैं दोबारा ट्रक की तरफ बढ़ा ही था कि मुझे आगे रोड के बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें एकदम खाली, जैसे किसी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली हो। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और पैर जो कि सीधे नहीं थे, उसके पैर उल्टे थे। मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। मैं पसीने से भर गया था। मैंने बस आंखें बंद कर ली और ट्रक के अंदर चढ़ गया। फ़ौरन इग्निशन स्टार्ट किया और इस बार ट्रक चल गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया और फुल स्पीड में वहाँ से निकल गया। पर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसे ही मैं कुछ दूर आया मुझे ट्रक के रियर व्यू मिरर में वही औरत दिखाई दी। वो ट्रक के पीछे भाग रही थी और उसकी स्पीड इंसानों वाली नहीं थी। वो हवा में तेज़ी से उड़ती हुई आ रही थी मेरे तरफ। मैं ट्रक और तेज़ भगाने लगा पर एकदम ट्रक का स्टीयरिंग एकदम भारी हो गया, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। अचानक मेरे दोनों हाथों पर एक ठंडा सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरी कलाइयों को पकड़ लिया हो। मैंने ज़ोर से चीखा और स्टीयरिंग पर पूरा ज़ोर लगाया। अचानक एक ज़ोर का झटका लगा और ट्रक रुक गया। सब कुछ एकदम पुरसुकून और शांत हो गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और जब मैंने सीधा अपने सामने देखा तो वो औरत अब ट्रक के सामने खड़ी हुई थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। पहले एक औरत का, फिर एक बूढ़ी औरत का और फिर एक जलते हुए इंसान का। उसकी चीखें मेरी कानों में गूंज रही थी, बस मुझे कुछ और याद नहीं। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बस मुझे फिर उसके बाद कुछ नहीं पता। जब होश आया तो एक लोकल चाय वाला मेरे ट्रक के अंदर था जो कि मुझे जगा रहा था। उसने बताया कि सुबह 5 बजे जब उसने मेरा ट्रक देखा तो ये सड़क के किनारे खड़ा था और मैं बेहोशी की हालत में था। उस दिन के बाद से मैंने कभी रात के वक्त उस रास्ते को कभी इस्तेमाल नहीं किया। लोग कहते हैं कि उस जगह की एक पुरानी कहानी है, एक औरत जो एक ट्रक एक्सीडेंट में मर गई थी और अब हर ट्रक को रोकने आती है जो रात के वक्त उस रास्ते से गुजरता है। ये जो कुछ भी था एक सपना नहीं था, बस एक सच था। और आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूँ
मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है और कभी कभी रियर व्यू मिरर में मुझे एक झलक दिखती है उसी औरत की। यही थी मेरी ट्रक ड्राइविंग की सबसे भयानक कहानी। वैसे काफ़ी वाक़यात मेरे साथ हुए हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा खौफनाक यही था। तुम सोच रहे होगे कि ये सिर्फ एक कहानी है, पर जो लोग रास्ते पर सफ़र करते हैं, खासकर रात के वक्त, उनके साथ जो रात में ऐसे वाक़यात होते हैं, सिर्फ वही उनको समझ सकते हैं। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल करीम है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं बांग्लादेश के खुलना से सैलहट के एक गांव तक एक लंबी डिलीवरी पर था। बांग्लादेश के रातों का सफ़र वैसे तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन एक ख़ास जगह जहाँ से हर ट्रक ड्राइवर गुजरने से पहले 2 बार सोचता है, जिन्नात का रास्ता। इस रास्ते का असली नाम मधुपुर फॉरेस्ट रोड है, जो एक पुरानी जंगल के बीच से गुजरता है। कहते हैं कि यहाँ कभी कोई लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ ये एक जंगल है, और इस जंगल में एक अजीब सी खामोशी जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। मैं भी कभी इस रास्ते पर आया नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे मजबूरी में यही रास्ता लेना पड़ा। मुझे सैलहट एक अर्जेंट माल पहुंचाना था, और अगर दूसरा रूट लेता तो तकरीबन 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते। इसलिए मैं अपने मज़दर ट्रक को उस रोड पर ले आया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन मैं अपने ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में सिर्फ एक आगे का रास्ता देख रहा था, यानी अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहा था। हर जगह अंधेरा था, सिर्फ मेरे इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। लेकिन तभी मैंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे खड़ी हुई है। एक पल के लिए मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। वो एक सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल नीचे झुका हुआ था। उसके हाथ अजीब तरीके से लंबाई में लटक रहे थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाया। ट्रक एक ज़ोर के झटके से रुक गया और मैंने धड़कते दिल से उस औरत को देखा। ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैंने अपने आप से पूछा। मैं ट्रक से उतरने ही वाला था जब मुझे एक अजीब चीज़ महसूस हुई। उस औरत के पैर सीधे नहीं थे, उल्टे थे। मेरे जिस्म में जैसे एक तेज़ बिजली सी दौड़ गई हो। हाथ से पसीना टपकने लगा और तभी वो औरत धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाने लगी। जब उसका चेहरा सामने आया तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काली खाली जगह थी वहाँ, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेजान सी मुस्कुराहट थी। मैं बिना सोचे दोबारा ट्रक के अंदर बैठा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। 1, 2, 3 बार स्टार्ट किया, ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आई और मैंने देखा कि वो औरत मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही है। या अल्लाह बचाओ, मैंने ज़ोर से चिल्लाया। मैं स्टार्टर घुमा रहा था, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसकी हंसी अब चीख में बदल गई थी, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी, जैसे कोई भूत किसी की जान निकाल रहा हो। फिर एकदम से मेरी वाइंडशील्ड पर ज़ोर का एक थप्पड़ पड़ा। मैंने देखा वो औरत मेरे ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसका मुंह मेरी तरफ था और उसके नाक से लाल लाल खून टपक रहा था, और उसकी आंखों की जगह तो थे ही 2 सुराख। मुझे लगा मेरी जान वहीं निकल जाएगी। मैंने ज़ोर से ट्रक का हॉर्न बजाया और तभी एकदम से ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक ने एक ज़ोर का झटका खाया और मैंने देखा वो औरत हवा में उड़ गई, जैसे उसके पैर ज़मीन पर थे ही नहीं। ट्रक तेज़ भागने लगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने अब भी उसका चेहरा घूम रहा था। औरत जो इंसान नहीं थी, वो कोई और ही थी। मैं सीधा अपनी मंजिल पर पहुंचा। पूरा सफ़र खौफ से भरा हुआ था।
जब मैंने वहाँ के एक पुराने ट्रक ड्राइवर को ये कहानी सुनाई तो उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। तुम वो पहले नहीं हो जो इस औरत को देख रहे हो। ये रोड पहले एक गांव का हिस्सा था, लेकिन एक ट्रक ने एक औरत को कुचल दिया था। तब से उसका भूत सड़क पर भटक रहा है। जो भी ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है उसका सामना उससे ज़रूर होता है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। क्या मैंने एक भटकती आत्मा को देखा था? क्या सच में इस रास्ते पर कुछ है जो ट्रक ड्राइवर्स का इंतज़ार कर रहा है? आज भी जब मैं इस बात को याद करता हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। और एक सवाल मुझे आज भी सोचने पर मजबूर करता है, अगर उस दिन ट्रक स्टार्ट ना होता तो क्या होता? अगर आपको कभी रात के अंधेरे में एक अकेली औरत दिखे तो उसको गौर से देखें, कहीं उसके पैर उल्टे तो नहीं हैं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं रात के वक्त एक सुनसान रोड पर गाड़ी चला रहा था। ये रोड हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के दरमियान का था। मैंने ट्रैफिक से बचने के लिए इस रास्ते का इंतखाब किया ताकि जल्दी घर पहुंच सकूं। इस वक्त रात के लगभग 12 बज चुके थे और रोड पूरी तरह से खाली था, जैसे कि मुझे पसंद था। मैं अपनी पसंदीदा रेडियो पॉडकास्ट सुन रहा था जब अचानक गाड़ी ने एक डिंग साउंड दिया जो बता रहा था कि फ्यूल कम है। मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल पर मैप खोला और सबसे करीबी पेट्रोल पंप का पता लगाया। ये रोड सुनसान था और अगला पेट्रोल पंप तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर था। कुछ ही देर में मैं एक छोटे से पेट्रोल पंप पर पहुंच गया जो सड़क के दाएं तरफ था। ये एक आम सी जगह थी, इधर आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था। जैसे ही मैं पेट्रोल भरवाने लगा मैंने देखा कि एक आदमी अपने पुराने पिकअप ट्रक में पेट्रोल भर रहा है। जब मैं उसके करीब से गुजरा और शॉप के अंदर गया तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे घूर रहा है। मैं अंदर गया, एक कॉफ़ी ली और पेट्रोल के पैसे कैश में अदा कर दिए। जब मैं बाहर आया तो देखा कि वो आदमी अपने पिकअप ट्रक में बैठकर रवाना हो रहा था। मैं भी अपनी गाड़ी का टैंक भरकर वापस रोड पर आ गया, मगर सिर्फ 1 मिनट गुजरा होगा कि मुझे रोड के एक कोने पर वही पिकअप ट्रक नज़र आई। ये जंगल के पास रुकी हुई थी। इंजन बंद था। मुझे अजीब लगा, मगर मैंने अपना ध्यान हटा दिया और पॉडकास्ट वापस से चालू कर दिया। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी ने फिर से डिंग की आवाज़ दी। डैशबोर्ड पर लिखा आया कि टायर की हवा बहुत कम है। मैंने गाड़ी धीरे की और महसूस किया कि गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो रहा है। शीशा नीचे किया तो समझ गया कि टायर पंचर हो गया है। मैंने गाड़ी साइड पर लगाई और नीचे देखने गया। मेरे पीछे वाला टायर बिल्कुल फ्लैट हो चुका था। मैं हैरान था कि मैंने तो कोई पत्थर या गड्ढा महसूस नहीं किया। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, अगर ये उस आदमी का काम हुआ तो? मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और रोड साइड असिस्टेंस का नंबर ढूंढने लगा। तभी मुझे पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, मगर हेडलाइट्स नहीं चल रही थी। ये अजीब बात थी। फिर अचानक वो आवाज़ भी रुक गई। हर तरफ खामोशी छा गई। मैं अपनी डिग्गी से इमरजेंसी टॉर्च निकालने गया जो मेरे वालिद ने मुझे इमरजेंसी के लिए दी हुई थी। टॉर्च जलाकर जब मैंने आगे देखा तो मुझे जंगल के करीब वो पिकअप ट्रक फिर से दिखाई दिया। मैंने फ़ौरन सांस रोक ली और जंगल के अंदर भाग गया। एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। मैंने अपने मोबाइल से 15 मिलाकर पुलिस को कॉल की। फ़ोन पर धीरे आवाज़ में अपनी लोकेशन बताई और कहा कि मुझे शक है कि एक आदमी ने मेरा टायर पंचर किया है और अब मुझे वो फॉलो कर रहा है। ऑपरेटर ने मुझसे आदमी की हालत और उसकी गाड़ी के मुतालिक पूछा। उसी वक्त मुझे पिकअप का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन पुलिस को बताया कि वो गाड़ी से उतर गया है। कॉल ऑपरेटर ने कहा कि अगर मुझे खतरा महसूस हो रहा है तो जंगल में छुपा रहूं। फिर अचानक कॉल कट गई। मोबाइल सिग्नल्स वहां बहुत कमज़ोर थे। मैं सोच रहा था कि पुलिस वापस कॉल करेगी, मगर सिग्नल बहुत कमज़ोर थे। तभी मुझे रोड पर एक और गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। ये गाड़ी धीरे हो रही थी
और फिर किसी की बातें सुनाई देने लगी। मैंने धीरे से झाड़ियों के करीब जाकर रोड पर नज़र डाली। पिकअप ट्रक का आदमी किसी और आदमी से बात कर रहा था जो एक और पिकअप ट्रक में था। मैं सुन पा रहा था कि वो कोई झूठी कहानी सुना रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे फ़ौरन एक मौका मिला और मैंने जंगल से निकलकर रोड पर भागते हुए चीखा, मदद चाहिए, मैं इस आदमी को नहीं जानता। दोनों आदमी ने मेरी तरफ देखा। मैंने दूसरी गाड़ी वाले शख्स को कहा कि ये मेरा टायर पंचर किया और मुझे फॉलो कर रहा है। उस आदमी ने फ़ौरन घूर कर उस शख्स की तरफ देखा जो कि अब डर गया था। पिकअप ट्रक वाले शख्स ने फ़ौरन कहा, मैं इस बंदे को पहचानता भी नहीं, और फिर जल्दी से अपनी पिकअप ट्रक की तरफ बढ़ गया। तेज़ी से रिवर्स किया और दोनों गाड़ियों को छोड़कर भाग गया। जो दूसरा आदमी था उसने मेरे टायर को देखा और कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें करीबी शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। मैंने कहा, मेरी पुलिस से बात हो गई है, वो रास्ते में है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहाँ पहुँच गई। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और दूसरे आदमी ने भी मेरी तस्दीक की। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वो पेट्रोल पंप जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे ताकि देखा जा सके कि क्या वाकई उस शख्स ने मेरा टायर पंचर किया था। बाद में मैं रोड साइड असिस्टेंस का इंतज़ार करता रहा जो मुझे एक मैकेनिक के पास ले गया और जहां मेरे वालिद मुझे लेने आए। पुलिस वालों का दोबारा फ़ोन नहीं आया तो शायद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं देखा, मगर एक बात क्लियर थी, अगर वो दूसरा आदमी वहाँ ना होता तो शायद मेरी कहानी किसी और तरह ख़त्म होती। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है। मेरी दादी ने 1960 के दौरान कराची के एक पुराने इलाके सोल्जर बाज़ार में एक घर ख़रीदा। जब मेरे दादा दादी का पहला बच्चा हुआ था तब उन्होंने ये घर लिया था। उनका कहना था कि पहले दिन से ही उनको महसूस हो गया कि ये घर अजीब है, जैसे हमारे यहाँ रहने से पहले भी कोई यहाँ मौजूद हो, रह रहा हो। लेकिन दादी कहती थी कि उनको कभी किसी चीज़ से खौफ महसूस नहीं हुआ और ना ही कभी उनका दिल इस घर को छोड़ने का चाहता था। सालों तक ये घर हमारे ख़ानदान का मरकज़ बना रहा। इस घर में और भी बच्चे बड़े हुए और ये एक महफूज जगह समझी जाती थी। ख़ानदान के अक्सर लोग यहाँ इकट्ठे होते थे और कभी कभी टेम्परेरी तौर पर यहाँ रहते भी थे। हर किसी ने यहाँ कुछ ना कुछ अजीब महसूस किया और आमतौर पर लोग इसको भूत वगैरह से जोड़ देते थे। लेकिन सिर्फ एक वाक़या ऐसा था जो वाकई ही खौफनाक, बहुत डरावना था। मेरे दादा 1999 में वफ़ात पा गए थे। उनकी मौत के चंद महीने बाद एक दिन मेरी दादी रात को किचन में बर्तन धो रही थी। अचानक उनको महसूस हुआ कि कोई उनको कह रहा है कि घर से निकल जाओ। उनको ये भी महसूस होने लगा कि जैसे दादा उनको किसी खतरे से चुकन्ना करना चाह रहे हों। इससे पहले कि वो इस एहसास को समझ पाती, एक ज़बरदस्त ताकत ने उनको पीछे से जकड़ लिया और नीचे बेसमेंट की तरफ धकेलने लगा। उस वक्त घर में कोई और नहीं था, लेकिन उनको महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ताकतवर चीज़ उनको खींच रही है। उन्होंने पूरी ताकत से उस अनदेखी अनजानी ताकत के खिलाफ जंग की और बहुत मुश्किल से किचन में जो मेज़ थी वो पकड़ ली, मगर वो अनजान कुव्वत उनको ज़ोर से खींच रही थी, जैसे उनको नीचे बेसमेंट में ले जाना चाहती हो। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया, घर एकदम शांत हो गया। दादी कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी का ये सबसे डरावना वाक़या था। एक दिन जब मैं उनसे इसी किचन के मेज़ पर बैठा ये कहानी सुन रहा था तो उन्होंने मुझे एक छोटी लड़की के भूत के बारे में बताया जो उनके घर के बेसमेंट में रहती थी। दादी कहती हैं कि ये लड़की हमेशा शरारतें करती थी। कभी उनकी चादर खींच लेती जब वो सोती थी, कभी कोई चीज़ छुपा देती थी, कभी कभी इसकी हंसी भी सुनाई देती थी। लेकिन ये लड़की सिर्फ शरारत करती थी, जैसे कोई सिर्फ खेलना चाहता हो या मजाक कर रहा हो। एक दिन मेरी अम्मी जो तब वहीं रहती थी बेसमेंट में कपड़े धो रही थी। अचानक उनको एक हल्की सी धुंध सी शक्ल नज़र आई जो एक छोटी सी लड़की जैसी थी।
अम्मी ने घबरा के सलाम कहा, मगर वो शक्ल एकदम गायब हो गई। मैंने खुद इस घर में कभी कोई अजीब चीज़ महसूस नहीं की थी, लेकिन जब इतनी कहानियाँ सुनी तो अकेले किसी भी कमरे में रहते हुए अजीब सा खौफ महसूस होता था। कुछ साल बाद मैं अपनी अम्मी और 2 दोस्तों के साथ उसी किचन की मेज़ पर बैठा था। मेरे दोस्त, जिनको मैं अली और अरसलान बुलाऊंगा इस कहानी में, हमारे साथ ही थे। हमारे पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि दादी के पुरस्कार घर में बैठ के वक्त गुजारा जाए। अम्मी और मैं उनको घर में होने वाले अजीब वाक़यात सुनाने लगे। पहले तो वो मज़े ले रहे थे, लेकिन जब हमने उनको उस भूत का वाक़या सुनाया जो दादी को खींच रहा था, तभी एक अजीब चीज़ हुई। किचन की छत से लटकता हुआ झूमर अचानक ज़ोर से फट गया और गर्म कांचों का शीशा हर तरफ बिखर गया। हम सब एक पल के लिए बस एक दूसरे को देखते रह गए। फिर बिना सोचे समझे हमने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। हमने शीशा भी साफ़ नहीं किया और बस वहाँ से भाग गए। आज भी जब मैं इस वाक़ये को याद करता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन कोई बिजली का मसला नहीं था, कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप नहीं की थी, लेकिन वो एक झूमर का शीशा ऐसे फटा जैसे किसी ने जानबूझकर उसको तोड़ा हो। अरसलान और अली दोबारा कभी उस घर में नहीं आए और मैं हर हफ्ते दादी को फ़ोन करके पूछता हूँ कि घर कैसा है। कभी कभी सोचता हूँ कि वो सिर्फ उस छोटी लड़की का साया था या फिर कोई और भी था जो ज़्यादा खौफनाक था। क्या उस घर में कोई छोटी लड़की से ज़्यादा भी खौफनाक है? ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना है और ये कहानी बिल्कुल सच है। जब ये सब कुछ हुआ तब मेरी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल थी। मैं लाहौर के एक बुटीक में काम करती थी, एक ऐसी जगह जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मैं वहाँ कई साल से काम कर रही थी और जब तक कि मुझे वो अपनी पढ़ाई के लिए छोड़ना ना पड़ा। ये बुटीक एक पुराने बाज़ार में था जहाँ रोज़ लोग आते जाते रहते थे, मगर अंदर का माहौल कभी कभी इतना अजीब लगता था कि मैं खुद भी समझ नहीं पाती थी कि मुझे डर क्यों महसूस होता है। मुझे पहले भी अजीबोगरीब चीज़ों का सामना करना पड़ा है, मगर जो कुछ बुटीक में हुआ वो पहली दफ़ा था जब मुझे महसूस हुआ कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है। जब भी मैं बुटीक में अकेली होती थी, एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई मुझे गुस्से भरी नज़र से देख रहा हो। मुझे वहाँ एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब हो लेकिन नज़र ना आए। कभी कभी मुझे बिला वजह बेचैनी होती थी, ऐसे लगता था जैसे कोई सांस ले रहा हो मेरे करीब, मगर जब भी मैं आसपास देखती वहाँ सिर्फ खामोशी होती थी। किसी का एहसास तो होता था कि कोई है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता था। मैं हमेशा सोचती थी कि शायद ये सब सिर्फ मेरी ओवर थिंकिंग है, इसलिए मैं इस बात को इग्नोर करती रही। लेकिन धीरे धीरे बुटीक में अजीब चीज़ें होने लगी। कभी दरवाज़ा बिना किसी वजह के ज़ोर से बंद हो जाता, कभी फीडिंग रूम का पर्दा हिलने लगता बिना किसी हवा के, कभी मुझे बच्चों की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती जैसे कोई हंस रहा हो, मगर जब देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। कभी कोई चीज़ जो एक जगह रखी होती थी वो अपनी जगह से हट जाती थी बिना किसी वजह के। मैं रोज़ अपने आप को ये कहकर तसल्ली देती थी कि शायद मेरी सोच ज़्यादा वहमी हो गई है, मगर अंदर ही अंदर मुझे महसूस होता जा रहा था कि ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है। एक दिन ऐसा आया जब बुटीक का माहौल सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि डरावना भी लगने लग गया था। उस दिन मैं अपने सबसे अच्छी दोस्त माहा के साथ काम कर रही थी। माहा मेरी स्कूल की दोस्त भी थी और अब हम दोनों बुटीक में साथ काम करते थे। वो वेडनेसडे का दिन था और उस दिन बुटीक में ज़्यादा रश नहीं होता था। हम दोनों ने सोचा कि आज आराम से काम भी करेंगे और थोड़ी गपशप भी कर लेंगे, लेकिन जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं और माँ कैशियर काउंटर के पास खड़ी बातें कर रही थी। ये दुकान पुरानी तरीक़ात पर बनी हुई थी,
जिसमें बड़े बड़े सफ़ेद सतून थे जो दुकान के अंदर एक पुराने माहौल का एहसास दिलाते थे। उन्हीं सतून के साथ शीशे के बड़े जार्स रखे थे जिन पे भारी शीशे के ढक्कन थे। ये जार सिर्फ शोपीस नहीं थे बल्कि बुटीक की एक पहचान बन चुके थे। हमेशा एक जगह मौजूद, हमेशा बेहरकत। हर जार तकरीबन 1 या 2 फुट का था। अंदर रखी चीज़ें साफ दिखाई देती थीं और उनके भारी ढक्कन कभी हिलते भी नहीं थे। उस दिन भी सब कुछ आम लग रहा था, कम से कम हमें ऐसा ही लग रहा था। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था, या कम से कम सिर्फ हमें ऐसा एहसास हो रहा था। लेकिन मैं एक सतून के सहारे खड़ी हुई थी, अपने हाथ से उसकी ठंडी सतह को हल्के से महसूस करती हुई, जब अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने किसी मजबूत चीज़ पर ज़ोर से नुकीला पत्थर फेंक दिया हो। एक पल के लिए सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में जम गया और अगले ही सेकंड में जार का एक भारी शीशे का ढक्कन हवा में उछला। वो सिर्फ गिरा नहीं बल्कि जैसे किसी ने उसी पूरी ताकत से उछाला हो। वो सीधा उस सतून से जाकर टकराया जहाँ मैं खड़ी हुई थी। एक ज़ोर का धमाका हुआ और शीशे हर जगह बिखर गए, जैसे एक अजीब तूफान मेरे चारों तरफ आ गया हो। शीशे के नए नाजुक टुकड़े हवा में लटकते धूल की तरह हर जगह घूम रहे थे। मेरे बालों में अटक गए, कपड़ों पर चिपक गए थे, हाथ और पैर पर भी बिखर गए थे। एकदम से सब कुछ रुक गया था वहाँ, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। और फिर माँ की चीख ने इस खामोशी को चीर दिया। उसकी चीख सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी सांसों की रफ्तार तेज़ हो चुकी है। मेरा दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था कि मुझे अपना धड़कना अपने कानों में सुनाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि पहले अपने कपड़ों से शीशे साफ़ करूं या बस वहां से भाग जाऊं। शीशे के टुकड़े हर जगह फैले हुए थे, इसलिए हर कदम रखना एक नए ज़ख्म का सबब बन सकता था। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ सोचे हम दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए दुकान से बाहर भाग गईं। पैरों के नीचे शीशे की चूर चूर होने की आवाज़ सुनाई दी, मगर उस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल था, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। जैसे ही हम बाहर पहुँचे, रात के अंधेरे और सड़क की रोशनियों के दरमियान हमने एक दूसरे को देखा। हमें एहसास हुआ कि हम दोनों कांप रही थीं। माँ के हाथ बारिश में भीगे पत्तों की तरह लरस रहे थे और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, न जाने डर की वजह से या हैरानी की वजह से। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ ये थी कि जैसे ही हम बुटीक के बाहर निकले, हमें दुकान के अंदर से एक गहरी भारी भर एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जो सिर्फ एक जगह पर नहीं रुकी बल्कि पूरी दुकान में गूंज गई, जैसे कोई अंदर गरज रहा हो, जैसे कोई हमें वार्निंग दे रहा हो, जैसे कोई दिख तो नहीं रहा मगर कह रहा हो कि ये तुम्हारा इलाका नहीं है। बुटीक एक मसरूफ़ सड़क पर थी, इसलिए मुझे यकीन है कि जो लोग वहाँ से गुजरे हुए होंगे उन्होंने हमें भागते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। शायद लोगों को आदत थी, शायद ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था, या फिर शायद लोग भी जानते थे कि इस जगह कुछ है जो सबको चुप रहने पर मजबूर कर देता है। उस रात हमें अपने होश संभालने में घंटों लग गए। बुटीक वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन वहाँ जो कुछ टूट फूट हुई थी उसे साफ भी तो करना था ना। अगले दिन सुबह जब दुकान खुली, मैंने सबसे पहली चीज़ जो की वो ये थी कि मैं वहाँ दुआ पढ़ने लगी। मैंने बुटीक के हर कोने में कुरानी आयात पढ़ी ताकि किसी भी बुरी चीज़ का असर ख़त्म हो जाए। इन वाक़यात के कुछ अरसे बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और बुटीक को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं नहीं जानती कि वो आवाज़ किसकी थी, वो ढक्कन हवा में कैसे उछला था, या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी और चीज़ का हिस्सा। बस इतना जानती हूँ कि मुझे दुआओं ने महफूज रखा और मुझे उम्मीद है कि मुझे कभी ऐसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। ये कहानी पाकिस्तान के एक ख़ानदान की है जो रूहानी अक़ीदों पर यकीन रखता है। मेरी फैमिली हमेशा से रूहानी तौर पर मजबूत रही है, मगर हम किसी मजहबी रिवायात को नहीं मानते। हमारी रिवायात के मुताबिक अगर किसी को अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त का सपना आए तो उसे वो फ़ौरन बता देना चाहिए, क्योंकि सपने रूहानी दुनिया का एक ज़रिया होते हैं। जो कुछ भी नींद में महसूस हो वो किसी अपने के लिए एक इशारा या खबर हो सकती है। एक दफ़ा मेरी वालिदा ने देखा कि उनकी बहन उनकी आंखों के सामने कमज़ोर होती जा रही है, ज़मीन पर गिर के दम तोड़ रही है। अगले दिन मेरी वालिदा ने फ़ौरन अपनी बहन को ये सपना बताया। मेरी खाला ने फ़ौरन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और एक दोस्त को घर का जायज़ा लेने के लिए बुला लिया। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, मगर जब किचन देखा गया तो पता चला कि चूल्हे के पाइप में एक छोटी सी दरार पड़ चुकी थी और उसमें से हल्की सी गैस लीक हो रही थी। अगर मेरी वालिदा उन्हें ये बात ना बताती तो गैस की लीक बढ़ जाता और मेरी खाला गर्मी या सांस रुकने से अपने ही घर में मर सकती थी, या कोई कुछ तो प्रॉब्लम हो ही सकती थी उनको। जब मैं छोटा था मुझे बार बार एक अजीब सपना आता था। एक लंबा स्याह आदमी जिसकी आंखें लाल होती थी रात को मेरे कमरे में आता और मेरे छोटे भाई के ऊपर झुक जाता था। मैं हर दफ़ा डर कर चीखता हुआ माँ बाप के कमरे में चला जाता था और उन्हें अपने सपने के बारे में बताता था। आखिरकार मेरे माँ बाप ने मेरे भाई का बिस्तर अपने कमरे में रख लिया। एक हफ्ते बाद एक बहुत तेज़ तूफ़ानी रात को बिजली चली गई और मेरे कमरे की छत पर लगी रोशनी का बल्ब ज़ोर से फट गया। बल्ब के टुकड़े और आग बरसती हुई बिल्कुल उस जगह पर गिर गई जहाँ पहले मेरा भाई सोता था। अचानक हुए इस हादसे से मेरी आँख खुल गई। मेरी जान बच गई, मगर अगर मेरे भाई का बिस्तर वहीं होता तो मेरा छोटा भाई किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकता था। इसके बाद मेरे दादा ने मुझे एक वाक़या बताया जो उनके बचपन में हुआ था। वो एक छोटे से कमरे नुमा वाली जगह पर रहते थे। उन्हें भी बार बार एक अजीब सपना आता था कि एक सियाह साया उनके छोटे भाई के बिस्तर के पास खड़ा रहता है, मगर दादा ने ये बात किसी से नहीं की क्योंकि वो बहुत छोटे थे और समझ नहीं सके थे। फिर एक दिन उनका छोटा भाई रात को नींद में दम घुटने की वजह से मर गया। आखिरकार ये सब किस्मत थी या अजीब तसद्दुफ़? अगर आप तसद्दुफ़ पर यकीन नहीं रखते तो अपने सपनों को गौर से देखिए, और अगर रखते हैं तो सोचिए कि ये सिर्फ़ 3 वाक़यात सिर्फ़ हमारी फैमिली के साथ ही क्यों हुए। आखिर आपके घर में ऐसे कितने वाक़यात हो चुके होंगे। ये थे मेरे वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।